हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स। और प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में एक शानदार टॉपिक प्रिज्म। बेटा जी, प्रिज्म से अपवर्तन का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में रिपीट होता है, अर्थात बोर्ड की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिज्म। और अगर अपन बात करें कंपटीशन की दृष्टि से तो भी प्रिज्म के सवाल अपन को कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। तो आज अपन पढ़ते हैं प्रिज्म। तो सबसे पहले प्रिज्म की समझते हैं डेफिनेशन। तो क्या लिखेंगे? दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरे समअंगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, ये हो गई प्रिज्म की डेफिनेशन। उसके बाद अपन को प्रिज्म कोण को समझना है। तो क्या लिखेंगे? दो समतल, ये ऐसा लिख दूं, दोनों समतल अपवर्तक पृष्ठों के मध्य के कोण को, मध्य के कोण को क्या कहते हैं सर? प्रिज्म कोण कहते हैं। मध्य का कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। मतलब जो दो अपवर्तक पृष्ठ है उनके मध्य का कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण। ठीक है सर। फिर क्या लिखेंगे? दोनों अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली कोर को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोर। इसके बारे में समझते हैं सर, क्या होती है ये सब, अपवर्तक कोर क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो बेटा जी, प्रिज्म की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। आपने देखा होगा सर, वैसे तो लेबोरेटरी में नहीं देखा क्या प्रिज्म? कई लोग जो है वो प्रिज्म का उपयोग जो पेपर वेट होता है उसके रूप में भी करते हैं। आपने देखा होगा सर, ऐसी संरचना होती है प्रिज्म की। ठीक है सर, ये पूरा कांच का बना होता है। देखो, इस पॉइंट को नाम दे दूं ए, इसको नाम दे दूं बी, इसको नाम दे दूं सी, इसको नाम दे देता हूं डी, और इसको नाम दे देता हूं ई, और इसको नाम दे देता हूं एफ। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार रखा है सर, ऐसे। अब देखो, ये वाली पृष्ठ ए डी ई बी, ए डी ई बी, व ये वाली पृष्ठ, ये जो इधर वाली पृष्ठ आपको दिखाई दे रही है ए डी एफ सी, ये दोनों कैसी पृष्ठ है सर? तो आप कहोगे ये दोनों जो पृष्ठ हैं वो हैं समतल अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये जो प्रिज्म रखा हुआ है किस पर रखा हुआ है? तो आप कहोगे BEFC, इसको बोलते हैं प्रिज्म का आधार। ठीक है सर, ये जो एंगल है, जो दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य एंगल बनता है, उस एंगल को बोलते हैं प्रिज्म कोण। ठीक है बेटा जी, ये इसकी डेफिनेशन, ये इससे संबंधित दो बातें, और ये चित्र आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे प्रिज्म से अपवर्तन। इसको इरेज कर देता हूं बेटा जी। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रिज्म से अपवर्तन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा बोर्ड की दृष्टि से, प्रिज्म से अपवर्तन। तो आओ समझते हैं। रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, प्रिज्म से अपवर्तन। प्रिज्म से अपवर्तन कितनी बार होता है सर? 2 बार। देखो, प्रिज्म में अपवर्तन होता है 2 बार। ये प्रिज्म रखा हुआ है और आपको ये फेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी। देखो, यहां पर कोई इंसिडेंट रे है, वो कुछ इस प्रकार इंसिडेंट हो रही है। ठीक है सर, तो ये कैसी किरण है? आपतित किरण। अब मेरे को क्या चाहिए? इस बिंदु पर चाहिए अभिलंब, तो मैंने यहां पर ये ड्रॉ कर दिया अभिलंब। एक बार फिर से बना देता हूं, थोड़ा बड़ा चित्र बना देता हूं जिससे स्पष्ट नजर आए जाए अपन को ये सब बातें। देखो,
ये एक प्रिज्म है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट। प्यारे बच्चों, यहां से कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो इस रे को आप क्या बोलोगे? तो आप कहोगे सर ये जो रे है ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, तो इस पर चाहिए मेरे को अभिलंब। और आपको पता है कि अभिलंब जो होता है वो होता है पृष्ठ के लंबवत, तो इस पृष्ठ के लंबवत अपन क्या ड्रॉ कर देंगे सर? अभिलंब, ठीक है। ये जो अभिलंब होता है ये पृष्ठ से कितने डिग्री का एंगल बनाता है बेटा? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो प्रिज्म है इसका अपवर्तनांक कितना है सर? मैंने मान लिया n है, और ये कौन से माध्यम में रखा है? वायु माध्यम में रखा है। तो ये जो प्रकाश किरण है इसको मैं नाम दे देता हूं PQ। ये जो PQ प्रकाश किरण है ये किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है? तो आप कहोगे कि ये माध्यम, ये जो प्रकाश किरण है वो विरल से सघन माध्यम में जा रही है, और जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो बेटा जी ये रहा अभिलंब, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी और कुछ इस प्रकार गमन करेगी, ठीक है। अब देखो, ये जो प्रकाश किरण है, ये वाली प्रकाश किरण एससी पृष्ठ के लिए कैसी किरण है? तो आप कहोगे सर ये है आपतित किरण। तो मेरे को क्या चाहिए? अभिलंब। तो मैं यहां पर अभिलंब ड्रॉ करूंगा। अभिलंब हमेशा पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। तो इसका अभिलंब कुछ इस प्रकार ड्रॉ होगा, क्योंकि पृष्ठ के साथ कितने डिग्री के एंगल पे होना चाहिए? 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। अब देखो, इस प्रकाश किरण को नाम दे दो QR। ये जो QR प्रकाश किरण है ये सघन से विरल में जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये रहा अभिलंब और दूर हटेगी, इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं S। अगर मैं यहां पर इनका नोमेनक्लेचर लिखूं अर्थात नामकरण कर दूं तो PQ का मतलब क्या है? आपतित किरण, ठीक है बेटा जी। ये प्रकाश किरण ऐसे क्यों? ये समझ में आ गई बात? क्योंकि विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ये प्रकाश किरण ऐसे क्यों? ये समझ में आ गई बात? क्योंकि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है बेटा जी। PQ का मतलब है आपतित किरण। QR का मतलब लिख देता हूं अपवर्तित किरण, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख देता हूं? RS का मतलब लिख देता हूं निर्गत किरण। क्लियर इतनी बात? देखो, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। Am I right सर? अपन पढ़ चुके हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं, और इसको मैं नाम दे दूंगा R1, ठीक है। ये जो एंगल है ये क्या है? अभिलंब, और ये क्या है? आपतित किरण। ये जो एंगल है इसको नाम दे रहा हूं R2। R2 एंगल AC पृष्ठ के लिए आपतन कोण है, और ये जो है ये अभिलंब और निर्गत किरण के मध्य। वैसे प्रिज्म के लिए तो RS निर्गत किरण है, परंतु AC पृष्ठ के लिए RS कैसी किरण है? अपवर्तित किरण। बेटा जी AC पृष्ठ के लिए ये तो है आपतित किरण और ये क्या है? निर्गत किरण। इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं E, ठीक है। क्लियर इतनी बात? आगे देखो, आपतित किरण की दिशा ये होगी, ठीक है, और निर्गत किरण की दिशा ये होगी। तो इसको पीछे बढ़ा रहा हूं सर। तो ये कुछ इस प्रकार इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, बोले तो विचलन कोण। और परीक्षा में क्वेश्चन ये आएगा कि प्रिज्म से अपवर्तन के दौरान विचलन कोण की गणना कीजिए, तो अपन को गणना किसकी करनी है? विचलन कोण की, ठीक है सर। देखो, मैं ऐसा लिख दूं I का मतलब क्या है? तो आप क्या कहोगे? I का मतलब है आपतन कोण, ठीक है। R1 का मतलब क्या है? तो आप कहोगे अपवर्तन कोण, ठीक है। ये कौन सी पृष्ठ के लिए बोल दूं मैं? तो आप कहोगे ये बोल सकते हैं अपन AB पृष्ठ के लिए। क्लियर इतनी बात? फिर आगे देखो, R2 जो है वो कैसा कोण है? फिर से आपतन कोण है सर, ठीक है। क्लियर इतनी बात? और ये जो है E,
इसको मैं बोल रहा हूं निर्गत कोण, या फिर इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं बेटा, कैसा कोण है? अपवर्तन कोण। ठीक है, ये अपवर्तन कोण कौन सी पृष्ठ के लिए है? तो आप कहोगे ये है एसी पृष्ठ के लिए। क्लियर इतनी बात? अरे सर, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो R2 आपतन कोण है कौन सी पृष्ठ के लिए? एसी पृष्ठ के लिए। ठीक है, ये जो एंगल है इसको आपको पता है सर क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। तो इसको मैं नाम दे देता हूं, ये है एंगल ऑफ ए। वैसे तो लिखा हुआ है सर ऑलरेडी, तो मैं लिख दूं कि एंगल ए का मतलब क्या है? तो आप कहोगे एंगल ए का मतलब है प्रिज्म कोण। तो मैं आपसे कहूं कि डेल का मतलब क्या है? तो आप कहोगे ये जो डेल है इसका मतलब है विचलन कोण। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अपन को गणना किसकी करनी थी? तो अपन को गणना करनी थी डेल की। इससे पहले एक बात और समझते हैं, कभी आपने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण? याद है 10वीं क्लास में बेटा जी? याद कीजिए, आपने पढ़ी होगी ये बातें। ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? 50 डिग्री, मतलब ये बराबर होंगे। ठीक है सर, क्लियर इतनी बात? अब देखो, मैं आपसे कहूं ऐसा क्वेश्चन कि ये वाला एंगल है 50 डिग्री, ठीक है, और ये वाला एंगल है 20 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप कहोगे 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि ये टोटल एंगल कितना होने वाला है? 50 डिग्री। अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कुछ इसी प्रकार का कंसेप्ट यहां पर लगाते हैं बेटा। ये एंगल आई, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? तो आई होगा। ये R1 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? I माइनस R1। ठीक है बेटा जी, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके बताओ कि ये वाला एंगल कितना होना चाहिए। कर लिया ट्राई? तो देखो, ये है E, तो ये पूरा एंगल कितना है? E, और ये है R2, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? E माइनस R2। क्या हो जाएगा? E माइनस R2। क्लियर इतनी बात? चलो बेटा जी आगे चलते। देखो, अपन को निकालना है डेल का मान। तो डेल का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? इस पॉइंट को नाम दे देता हूं D, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं E। ठीक है, सबसे पहले अपन लेंगे एक चतुर्भुज। तो मैं यहां पर लिखूंगा चतुर्भुज AQERA में। देखो बेटा जी, मिल गया चतुर्भुज AQERA। याद, डेरिवेशन में बेटा कुछ बातें हैं आपको याद करनी पड़ती है, तो आप याद कर लो कि प्रिज्म का जब भी अपन डेरिवेशन करेंगे तो सबसे पहले ऐसा चतुर्भुज लेंगे जिसमें A इंक्लूड हो, तो AQERA। ठीक है, ले लिया आपने चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। तो मैं प्रत्येक एंगल को पढ़ के बता देता हूं। एंगल को पढ़ना आता है क्या बेटा आपको? जैसे ये B है, ये A है और ये C है, तो मैं कह सकता हूं B एंगल को पढ़ना है, तो कैसे पढ़ोगे? तो आप कहोगे ABC, या फिर ऐसा बोल दो CBA। अर्थात जिस कोण को पढ़ना होता है उसको कहां ले लेते हैं? बीच में ले लेते हैं। ओके जेंटलमैन, तो देखो प्यारे बच्चों, चतुर्भुज AQERA में सबसे पहले इस एंगल को पढ़ते हैं, तो क्या बढ़ेगा? QAR बन गया सर। अब केवल आपको चतुर्भुज AQER ही देखना है सर, इस एंगल को पढ़ना है, तो क्या हो गया? QAR। अब आपको एंगल Q को पढ़ना है, तो क्या लिखोगे? प्लस इस Q को पढ़ना है, तो क्या लिख दूं? AQE प्लस इस एंगल को पढ़ना है, तो QER। अरे बोलो, क्या लिख दोगे? QER प्लस इस एंगल को पढ़ना है तो E और A, ERA इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, इनमें से कुछ एंगल के मान अपन को पता है। जिस एंगल के मान अपन को पता है उनको देखते हैं। QAR मैं लिख दूं, QAR बराबर लिख दूंगा A का मतलब क्या है? प्रिज्म कोण। ठीक है सर, क्लियर इतनी बात? बेटा ये तो प्रिज्म कोण हो गया ना, QAR। देखो, उसके बाद ये वाला एंगल AQE एंगल सर 90 डिग्री का है। सही बात है सर। देखो बेटा जी, ये है अभिलंब और ये है अपवर्तक पृष्ठ। अभिलंब जो है वो पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये वाला एंगल AQE
ए क्यू ई कितने डिग्री का हो जाएगा सर? 90 डिग्री का। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कोण ए क्यू ई इक्वल टू है 90 डिग्री। ठीक है, इस एंगल को और देखो सर, इस एंगल का मान और आपको पता हो सकता है, चाहे बोल दो ई आर ए, चाहे बोल दो ए आर ए। सर ये क्या है? ये अभिलंब, और ये क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। और अभिलंब का अपवर्तक पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। तो ये बराबर हो जाएगा ई आर ए के। तो मैं ऐसा लिख दूं कि ये दोनों बराबर हैं, और बराबर किसके हैं सर? 90 डिग्री के। सबकी वैल्यू लगाते हैं। इसकी जगह पर क्या लिख दूं? ए प्लस ए क्यू ई की जगह पर कितना लिख दूं? 90 डिग्री प्लस क्यू ई आर का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो इसको ऐसा कैसा रख लेता हूं, प्लस ई आर ए की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है? 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। 90 और 90 180, तो ए प्लस क्यू ई आर प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ए प्लस क्यू ई आर इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो 360 में से 180 जाएगा, लेस करेंगे तो कितना बचेगा? ए प्लस क्यू ई आर। अरे सर 360 में से 180 को घटाएंगे तो 180 बचेगा। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर इतनी बात? सबसे पहले आपने क्या लिया? चतुर्भुज, और चतुर्भुज लेकर आपने एक इक्वेशन बना दी, इसको नाम दे दिया आपने समीकरण फर्स्ट। अब अपन लेंगे एक ट्राइंगल त्रिभुज ई क्यू आर में। मिल गया सर? ई क्यू आर, ये रहा ई क्यू आर। तो ऐसा ही लिख दूं सर, क्यू ई आर, सही रहेगा बेटा? क्यू ई आर, क्यू ई आर। क्लियर इतनी बात? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों मिलकर कितने डिग्री के होने चाहिए? 180 के। तो क्या लिख दूंगा? R1 प्लस R2। ठीक है, ये दो तो वैल्यू हो गई। फिर ये वाला एंगल है, इस एंगल को मैं पढ़ के बता दूंगा, क्यू ई आर बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से देखो बेटा जी, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इधर भी 180, इधर भी 180, इधर भी क्यू आर, इधर भी क्यू आर। तो ए का मान किसके बराबर आ जाएगा सर? R1 प्लस R2 के। या फिर ऐसा लिख दो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? R1 प्लस R2 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और आज के बाद याद भी रख लेना सर कि जो ए होता है प्रिज्म कोण, उसकी वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर होती है। ओके जेंटलमैन, इसको इरेज कर देता हूं। एक बार वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट कर सकते हैं, इसके बाद चलते हैं आगे। तो ये जो ए की वैल्यू फाइंड आउट की है, इसको यहां लिख रहा हूं, ए बराबर R1 प्लस R2, और ये अपने क्या है? समीकरण नंबर 3। ठीक है बेटा जी, नोट कर लिया? चलो शाबाश, वेरी गुड। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्रिज्म। वाह, ए की वैल्यू होती है R1 प्लस R2। अपन ने मान कैसे निकाला? सबसे पहले लिया एक चतुर्भुज, उसके बाद लिया त्रिभुज, और समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाई, और 1 की 2 से क्या कर दी? तुलना। ठीक है बेटा जी, चलो शाबाश, वेरी गुड। अपन को गणना किसकी करनी थी? विचलन कोण की। तो विचलन कोण के लिए मैं ले लेता हूं त्रिभुज डी क्यू आर। त्रिभुज डी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज डी क्यू आर में ये जो डेल है, ये कैसा कोण है? तो ये है सर बहिष्कोण। ठीक है, और बहिष्कोण का मान, जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये वाला एंगल सी है, तो इस सी की वैल्यू ए और बी के योग के बराबर होगी। अर्थात बहिष्कोण का मान आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ओके जेंटलमैन, ठीक है सर। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस बी के बराबर आ जाएगी। तो यहां पर देखकर बताओ आप, अगर डी क्यू आर में डेल बहिष्कोण है तो डेल का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेल का मान जो है सम्मुख कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा? आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। इसको आगे हल करते हैं तो डेल इक्वल टू आ जाएगा आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। तो डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 माइनस R2।
बेटा जी मेरे पास R1 प्लस R2 का मान है, इसलिए मैं यहां से किसको कॉमन ले लेता हूं, माइनस को कॉमन ले लेता हूं, तो कुछ इस प्रकार की इक्वेशन बन जाएगी I प्लस ई, माइनस कॉमन लेते ये हो जाएगा R1 प्लस R2। am I right सर? आपने माइनस कॉमन क्यों लिया है? क्योंकि आपके पास R1 माइनस R2 की वैल्यू नहीं है, परंतु R1 प्लस R2 की वैल्यू है। ठीक है सर, तो आप चाहते हैं कि डेल के फॉर्मूले में कैसे भी करके प्रिज्म कोण आ जाए, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा R1 प्लस R2। इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4, और ऐसा लिख दूं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण 3 व 4 से, तो अपने पास नई इक्वेशन आ जाएगी डेल इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। ओके जेंटलमैन, क्या जाएगी I प्लस ई माइनस ए, और इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है जेंटलमैन, ये अपन ने किसकी गणना कर दी, विचलन कोण की गणना कर दी। ओके प्यारे बच्चों, अब देखो या तो ये क्वेश्चन यहां तक आएगा कि विचलन कोण की गणना करो, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर और भी आगे बढ़ा सकता है, ऐसा बोल सकता है कि एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंट अर्थात आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ बनाइए, तो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर इसके आगे बोलेगा कि न्यूनतम विचलन की स्थिति भी व्युत्पन्न कीजिए, तथा ऐसा बोलेगा कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो अपन को कहां पहुंचना है, प्रिज्म सूत्र तक। ठीक है जेंटलमैन, तो इसको इरेज कर देता हूं और चलते हैं प्रिज्म सूत्र की ओर। तो अपने डेल का फॉर्मूला आ गया I प्लस ई माइनस ए। ठीक है सर, और इससे पहले ए का फॉर्मूला क्या आया था, R1 प्लस R2। मिटा देता हूं इसको। ठीक है, ये अपनी क्या थी, इक्वेशन 5, तो ऐसा लिख दूंगा समीकरण 5 से स्पष्ट है कि डेल का मान अर्थात विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। अर्थात अगर आप आपतन कोण को चेंज करोगे तो विचलन कोण का मान भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा लिख दूं, इधर तो लिख दूं विचलन कोण और इधर क्या लिख दूं, आपतन कोण। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखो ये जो है ये क्या है, डेल एम है, मतलब ये न्यूनतम विचलन की स्थिति है, और न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई बराबर क्या हो जाएगा, ई। इसको समझते हैं बेटा। देखो अगर मान लीजिए यहां पर कोई विचलन कोण आता है तो उसके लिए आपतन कोण के दो मान आएंगे, एक तो यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा। इसको नाम दूंगा I1 और इसको नाम क्या दे दूंगा, I2। ठीक है जेंटलमैन, देखो यार यहां पर कोई विचलन कोण है, उसके लिए आपतन कोण का मान तो एक तो यहां पर पॉइंट आ रहा है, एक यहां पर आ रहा है, मतलब विचलन कोण के कितने मान आएंगे, दो मान आएंगे। परंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का केवल एक ही मान आएगा, जबकि अन्य विचलन की स्थिति में आपतन कोण के कितने मान आते हैं बेटा, दो मान आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख देंगे कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में I बराबर क्या होता है, E होता है। ठीक है जेंटलमैन, तो इसके नीचे लिखूंगा न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, I बराबर E। ठीक है, और नंबर 2 I बराबर E होगी तो ये जो QR किरण है, ये जो इसका आधार है उसके समानांतर गमन करेगी। तो अपन क्या लिख देंगे कि QR किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर गमन करेगी। और एक और बात बेटा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में देखो क्या होगा, I और E बराबर होंगे, I और E बराबर होंगे तो R1 और R2 भी बराबर होंगे। तो क्या लिख देंगे नंबर 3 कि R1 बराबर R2 बराबर R। ठीक है सर, आपसे कहे कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म सूत्र की स्थापना कीजिए, तो अपन क्या लिखेंगे, न्यूनतम विचलन की स्थिति में I और E बराबर होते हैं, R1 R2 बराबर क्या होता है, R के होता है। ओके जेंटलमैन, अब देखो अपन कैलकुलेट करेंगे I का मान, ठीक है, और फिर कैलकुलेट करेंगे R का मान। तो मैं ऐसा लिखूंगा न्यूनतम विचलन की स्थिति में, यहीं पर लिख देता हूं सर, दो बार लिखने की कहां जरूरत है।
लिख दूं, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, I बराबर E व R1 बराबर R2 बराबर R। ठीक है, ये शॉर्ट में हो जाएगा ना बेटा समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से अगर अपन न्यूनतम विचलन की स्थिति में समीकरण 3 को लगाएंगे तो A बराबर आ जाएगा R प्लस R। ठीक है, तो ये हो जाएगा A बराबर 2R, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी A/2। ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में अगर अपन समीकरण 3 लगाएंगे तो R1 की जगह पर भी क्या लिखना पड़ेगा R, और R2 की जगह पर भी क्या लिखना पड़ेगा R। ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में अगर मैं डेल की जगह पर क्या लिख देता हूं, न्यूनतम विचलन की स्थिति में अब लिख दूं समीकरण 5 से। अगर मैं डेल बराबर डेल M लिखूंगा तो मेरे को I बराबर E लिखना पड़ेगा, या कह सकता हूं कि E बराबर क्या लिखना पड़ेगा, I लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को कैलकुलेट किसका मान करना है, आपतन कोण का। तो E की जगह पर भी क्या लिखना पड़ेगा, I लिखना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं डेल की जगह पर क्या लिख दूं, डेल M, उसके बाद I का I रह जाएगा, E की जगह पर भी क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा कि डेल M इक्वल टू 2I माइनस A। ठीक है जेंटलमैन, ये माइनस का इधर रहेगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो डेल M प्लस A इक्वल टू 2I, और डेल M प्लस A बटा 2 इक्वल टू I। तो आपने किसकी गणना कर ली सर, यहां पर R की, और यहां पर किसकी गणना कर ली, I की। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन के लिए I का मान कितना कैलकुलेट किया, डेल M प्लस A/2, और R का मान कितना कैलकुलेट किया, A/2। ओके जेंटलमैन, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, क्या करेंगे अपन, लिख देंगे कि यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, तो ठीक है, स्नेल के नियम से AB पृष्ठ के लिए क्या बन जाएगा, अगर स्नेल का नियम AB पृष्ठ के लिए लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1। ठीक है सर, चूंकि R1 बराबर होता है R किसके लिए, न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 का मान किसके बराबर होता है, R के बराबर, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन I अपॉन साइन R। ठीक है सर, कई बुक्स में डायरेक्ट भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसा ही मिल जाएगा स्नेल के नियम से n बराबर साइन I बटा साइन R। तो ये भी सही है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो स्नेल के नियम से साइन I बटा साइन R, और इसको जो भी इक्वेशन है वो नाम दे देते हैं सर। इसको नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 6, इसको नाम दे देता हूँ 7, तो इसको नाम दे देता हूँ 8। ठीक है सर, फिर ऐसा लिख दूँ, समीकरण 7 व 8 से, नहीं सर 6 व 7 से, 6 व 7 से I व R के मान समीकरण 8 में रखने पर, अगर आप ये वैल्यू समीकरण 8 में पुट करते हैं तो आपकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, n इक्वल टू साइन, और I की जगह पर I की वैल्यू क्या लिखा जाएगा, डेल M प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। तो आज के बाद बेटा जी याद कर ही लेना कि प्रिज्म सूत्र किसे कहते हैं, तो इसे ही प्रिज्म सूत्र कहते हैं। समीकरण 9 को क्या कहते हैं, प्रिज्म सूत्र कहते हैं। अपन लिख देंगे कि समीकरण 9 को प्रिज्म सूत्र कहते हैं, और एक बार साथ के साथ रिपीट भी कर लो कि प्रिज्म सूत्र होता क्या है। तो क्या होता है प्रिज्म सूत्र, तो आप लिख दोगे कि n बराबर साइन डेल M प्लस A/2 अपॉन साइन A/2, इसको क्या कहते हैं, प्रिज्म सूत्र कहते हैं। ठीक है जेंटलमैन, क्लियर इतनी बात। इसके आगे चलते हैं सर, ये हो गया प्रिज्म सूत्र। ठीक है, देखो यदि प्रिज्म कोण अल्प है,
अल्प होने का मतलब है सर लगभग किसके बराबर है सर? 5 डिग्री के बराबर है ना सर? प्रिज्म कोण अल्प है तो अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री के लगभग है, ठीक है सर। यदि प्रिज्म कोण अल्प है तो आई व आर भी अल्प होंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर आई व आर अल्प हैं तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है? थीटा के। अगर छोटे कोण होते हैं तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर हो जाता है? थीटा के। तो इसी प्रकार लिख दूंगा क्या कि साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 लगभग किसके बराबर हो जाएगा? डेल एम प्लस ए बाई 2, ठीक है जेंटलमैन। पर यह बात कब सही है? जब प्रिज्म कोण क्या हो? अल्प हो, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री के लगभग हो। फिर आगे देखना, इसी प्रकार साइन ए बाई 2 लगभग किसके बराबर हो जाएगा? ए बाई 2 के। अब लिख दूं समीकरण 9 से, तो समीकरण 9 से अगर आप वैल्यू लगाएंगे ये तो हो जाएगा n इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन ए बाई 2। यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल एम प्लस ए बाई ए। अगर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n इक्वल टू डेल एम प्लस ए अपॉन ए, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू डेल एम ए प्लस 1, ठीक है बेटा जी। ये प्लस का 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इसको इरेज नहीं करता हूं, एक बार इधर लिख देता हूं बेटा, सुनो। ये प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू डेल एम बटा ए, और ये a इधर जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू डेल एम। तो डेल एम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n माइनस 1 इंटू। ओके जेंटलमैन, यहां पर जाकर आपका प्रिज्म पूरा समाप्त होता है। तो बेटा जी सबसे पहले आपको क्या बनाना था? एक डायग्राम। इसकी समरी को फटाफट रिवाइज करते हैं। सर इसको इरेज कर देता हूं और फटाफट इसकी समरी को रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या बनाना था? एक डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम बनाने के बाद आपको लेना था एक चतुर्भुज। कौन सा है? ए क्यू ई आर, जहां पर आपको मिलेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद ये त्रिभुज लेना था, वो बनेगी इक्वेशन नंबर सेकंड। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपके पास एक फॉर्मूला आएगा ए बराबर R1 प्लस R2। तो सबसे पहले आप किसकी गणना करेंगे? ए की गणना करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप गणना करोगे विचलन कोण की, और विचलन कोण का फॉर्मूला कुछ बढ़ेगा I प्लस ई माइनस ए, ठीक है सर। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? विचलन कोण का। अगर आप लगाओगे न्यूनतम विचलन की स्थिति और उसके बाद आप निकालोगे प्रिज्म सूत्र, तो कुछ फॉर्मूला इस प्रकार बनेगा साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। क्लियर इतनी बात। फिर आप अगर इसके आगे बोलते हो कि प्रिज्म कोण जो है वो लगभग किसके बराबर है? 5 डिग्री के बराबर है। और अब अगर आप गणना करते हो किसकी? डेल एम की, तो फॉर्मूला आ जाएगा n माइनस 1 इंटू ए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था प्रिज्म का पूरा कंसेप्ट। चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। मैं पारिक फिजिक्स वाला अगले वीडियो में फिर से आपसे मुखातिब होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।